आपको सीधे लिए चलते हैं। अनुराग ठाकुर इस वक्त पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अक्सर जब भी बजट का दिन होता है, आज देखिए हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। हर बाधा और संकट मोचक जिन्हें कहा जाता है, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। अशोक सिंघल है क्या हमारे साथ? संकट मोचक की पूजा करते हुए ये तस्वीरें सुबह सुबह बजट के पहले। अशोक ठीक है, कुछ ही देर में उनके पास चलेंगे। सामने और ये भी लड्डू भी रखे हैं, बिल्कुल लड्डू रखे हैं और हर बार की तरह इस बार भी पूजा पाठ के साथ शुरुआत अनुराग ठाकुर यहाँ पर करते हुए। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या संजीवनी बूटी वाकई लेकर निर्मला सीतारमण आ पाती हैं, क्योंकि जिस तरीके का सेटबैक इस वक्त अर्थव्यवस्था को लगा है कोरोना काल के मद्देनजर, उससे अब उबरने की जरूरत है। उस अर्थव्यवस्था को कैसे अब आगे बढ़ाया जाएगा? जो मंदी का दौर हमने देखा बीते एक साल में, ये कहा गया लगातार कि जब वैक्सीन आएगी तो इसमें सुधार हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में तेजी देखी जाएगी। लेकिन क्या वाकई इस अर्थव्यवस्था को पंख दे पाएगा इस बार का बजट? ये अब से कुछ ही देर बाद हम सभी जान पाएंगे और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारा विशेष पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बजट से पहले ये तस्वीरें सीधे लाइव वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के घर से आप देख रहे हैं, जहां पर पूजा पाठ किया गया और यहां पर आरती करते हुए बजरंग बली की। क्या बजरंग बली ही बेड़ा पार लगाएंगे अंजना, या फिर बजट के जरिए इस बार संजीवनी बूटी मिलेगी? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। मतलब सब कुछ भगवान के चरणों पे। मैं अच्छी बात पूछूंगा, आप डर क्यों रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गुस्से में मुझे लगा देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूजा के साथ शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जनता को भी चाहिए, मतलब उनको नौकरियां, अर्थव्यवस्था बेहतर हो, कैसे पॉकेट में पैसा बचे, सब चाहिए। अगर आपकी भगवान में आस्था ना हो तो वैसे ही आपकी बातों का विश्वास लोग कम करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिनको आस्था है, जिस भगवान में भी आस्था है, उसके चरणों में पहले मत्था टेकना चाहिए, उसके बाद ही कोई बड़ा काम करना चाहिए। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आज वो भगवान के सामने खड़े हैं और उनके मत्था टेकने के बाद ही ये बजट के पेश करने की जो है कोशिश, जो उनके जो पूरा ध्यान लगा के पूजा किया है उन्होंने, बिल्कुल ध्यान लगा के। लेकिन उससे ज्यादा उनका ध्यान जो है देश की अर्थव्यवस्था पर है। और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ लोग नास्तिक लोग यहाँ बैठे हैं, जैसे आलोक जी नास्तिक जो है बैठे हैं, ऐसे नास्तिक लोग शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। ये आपने कैसे तय कर लिया सर कि वो आस्तिक हैं, नास्तिक हैं? इस बात पे भी इनको रोष आता है कि कोई पूजा पाठ कर रहा है। भाई पूजा पाठ करना उनकी आस्था है, कोई सवाल नहीं उठाया किसी ने भी। नांजना जी ने कहा, उन्होंने भी कहा कि आप डरिए मत। जिस तरह से आपकी हंसी आ रही है, हम तो कह रहे हैं कि राम राज्य आए। पूजा पाठ करने देखिए, राम राज्य आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन भूखे पेट भजन नहीं होता। नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, सोमवार के दिन एक प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रही है। हम आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके मनीष तिवारी ने कहा है कि ये 1991 के बाद सबसे महत्वपूर्ण बजट है। उम्मीद है वित्त मंत्री गंभीरता से समझेंगी पूरी गंभीरता जो इस बजट की है। 1991 के उस आर्थिक, आप कह सकते हैं, सबसे बड़े संकट की तुलना उन्होंने 2020 से की है और कहा है कि उसी तरह की परिस्थितियों के बीच इस बार का बजट है, सबकी नजर रहेगी और वित्त मंत्री इसकी गंभीरता समझेंगी। लेकिन इसी में आप आलोक जी और आपके पूर्व मंत्री जी भी ये स्वीकार रहे हैं कि अभूतपूर्व परिस्थितियां थी। अब ऐसी महामारी जो सदियों में आती है वो आ जाएगी तो संकट तो आएगा ही, साथ में मिलकर उभरना होगा। अंजना जी, महामारी को एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर, फौरन लौटिए। अशोक जुड़ गए हमारे साथ। अशोक, बातचीत करेंगे क्या अनुराग ठाकुर अब वहां मौजूद पत्रकारों से? पूजा पाठ जिसकी मैंने बात की थी पहले, संकट मोचक के कदमों में देखिए पूजा करते हुए। बजट से पहले वो पत्रकारों से बातचीत करे। हाँ बिल्कुल, पूजा जरूर की है, वो हर साल की तरह पूजा करते हैं। और सिर्फ बजट वाले दिन ही नहीं, वैसे भी हर रोज उनकी दिनचर्या का हिस्सा है पूजा करना। तो वो पूजा करके उसके बाद निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। लेकिन मीडिया से बात करने के आसार कम हैं कि मीडिया से बजट के बारे में कोई बातचीत करें। लेकिन इतना जरूर है कि काफी उम्मीदें हैं। अनुराग ठाकुर हो या निर्मला सीतारमण, आम लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। और सरकार भी के सामने जो चुनौतियां हैं पिछले एक साल जिस ढंग से रहा, उसको देखते हुए सरकार की पूरी कोशिश रहेगी, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, कृषि किसान से जुड़ा मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पे लाया जाए, भविष्य को देखते हुए इन तमाम चीजों पे पूरा फोकस किया जाएगा। अंजना, रोजगार कैसे निर्मित किए जाए, क्योंकि काफी नौकरियां गई हैं। पिछला साल काफी चुनौतीपूर्ण रहा। स्वास्थ्य को लेकर काफी फोकस रहने वाला है, जो महामारी रही। कुछ हॉस्पिटल्स की घोषणा की जा सकती है। ये तमाम चीजों पर इस सरकार की इस बजट में प्रायोरिटीज दिखाई देंगी कि उनको लेकर के काफी ध्यान दिया जाएगा। मिडिल क्लास को लेकर भी काफी ध्यान दिया जाएगा अंजना। और अनुराग ठाकुर यहां से निकलने की बस तैयारी ही कर रहे हैं और कुछ ही मिनटों में अनुराग ठाकुर
ठाकुर यहाँ से निकल करके वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक जाएंगे, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे निर्मला सीतारमण के साथ, और उसके बाद पार्लियामेंट आएंगे। लेकिन खास तौर से बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं इस बजट को लेकर के। लेकिन अनुराग ठाकुर जैसे यहाँ से निकलेंगे अंजना, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। हालांकि सरकार, आपकी मोदी जी की सरकार कैसा बजट लेके आती है? मोदी सरकार में माननीय वित्त मंत्री जी का ये बजट जनता की उम्मीदों के अनुसार होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ चलने वाली मोदी सरकार ने पिछली महामारी के समय भी आत्मनिर्भर पैकेज देकर भारत को एक नई दिशा दी, महामारी से बचाया भी और भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ पटरी पर भी लाए और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है इस बजट में भी हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विश्व की अग्रणी इकोनॉमीज में एक भारत लगातार आगे बढ़े, इस दिशा में हमारा लगातार प्रयास रहेगा। ठीक है, डिस्कशन कर लेते हैं। जनता की उम्मीदों का बजट होगा, ये कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, वित्त राज्य मंत्री। पूजा पाठ और अर्चना के बाद वो अब निकलेंगे। कुछ ही देर में निर्मला सीतारमण की भी तस्वीरें आप देखेंगे। अब बहुत कुछ घंटों का इंतजार है, लेकिन मोतीचूर के लड्डू प्रसाद में मिलते हैं आलोक जी, और बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ जनता इस देश की उसको स्वीकारती है। अब कह रहे हैं और वित्त मंत्री भी कह रही हैं कि जबरदस्त होगा, लेकिन जो मनीष तिवारी ने कहा उसी पर मैं रिएक्शन लेना चाहती हूँ। उन्होंने भी कहा ना कि ये अभूतपूर्व संकट है, जिसके बाद उन्होंने 91 से तुलना की है इसकी। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल अभूतपूर्व है और कोरोना ने उसको और ज्यादा कहीं ना कहीं गड्ढे में पहुंचाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोरोना से पहले भी अर्थव्यवस्था का जो बुरा हाल था, यही कारण था कि कोरोना में 2 महीने के बाद हिंदुस्तान के अंदर तमाम राज्यों ने और केंद्र सरकार ने शराब की दुकानों को खोलकर अर्थव्यवस्था को चलाना चाहा। तो हम पूछना चाहते हैं, जो मेरा शुरुआती था कि स्टार्टअप इंडिया, बैटअप इंडिया, लेटअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, वो सब कहाँ चले गए? आज अगर 3 बड़ी बातें बताइए आलोक शर्मा जो इस बजट में होनी चाहिए। चलिए सार्थक बहस करते हैं। 3 बड़ी बातें। बेरोजगारी, क्या हो बेरोजगारी के लिए? ऐसे बेरोजगारी, महंगाई, ये तो मैं भी कोई भी बच्चा बोल देगा। बेरोजगारी के लिए क्या? बेरोजगारी का सबसे पहला। तो एक सेकंड, अशोक सिंघल, अशोक बात कीजिए। अशोक 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 अंजना, हेलो, बोलिए अशोक, बोलिए। अंजना, अभी अभी अनुराग ठाकुर अपने घर से निकल गए वित्त मंत्रालय के लिए, और वहां पे निर्मला सीतारमण भी पहुंच रही हैं। उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगे। जैसे कि अनुराग ठाकुर ने साफ तौर से कहा कि आम आदमी की उम्मीदों वाला बजट होगा, और इसमें तमाम जो लोगों की आशा है, आकांक्षाएं हैं, उसको ध्यान में रखते बजट बनाया गया है। तो सब उम्मीद, सब वर्ग, चाहे वो मिडिल क्लास हो, किसान हो, कृषि हो, तमाम चीजों को देखते हुए ये बजट बनाया गया और काफी अच्छा बजट होगा, ये अनुराग ठाकुर का कहना था। और अभी अभी निकले हैं अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय के लिए। अंजना, बिल्कुल, और आपने तस्वीरें देखी। हालांकि उन्होंने एक जनरल सबको बातें कह दी हैं, लेकिन जनता की उम्मीदों का बजट होगा। जल्दी सैयद जफर इस्लाम साहब हाथ उठा रहे हैं, क्या हो गया सर? बिल्कुल, जनता का जो विश्वास है हमारी सरकार में, हम उस पर खरे उतरेंगे। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं। 3 सुझाव दे रहे थे आलोक जी, वो तो सुन लीजिए ना पहले, उसके बाद जवाब दीजिए। उससे पहले 10 सेकंड सुझाव दे रहे हैं। 10 सेकंड में बोल देता हूं कि सिर्फ ये कहना चाहता हूं जो कि मनीष तिवारी जी ने कहा, उनकी सूझबूझ को मैं उसको कॉम्प्लीमेंट देता हूं, इसलिए कि सबको अगर इतिहास किसी ने पढ़ा होगा तो देखिए, हर ऐसे बड़े महामारी के बाद या कोई ऐसी परेशानियों के बाद जो है एक बहुत अच्छा जो है इकोनॉमिक जो है ग्रोथ होता है। आप अगर देखिए और कुछ बड़े डिसीजन ले सकते हैं, तो जैसे अगर आप 91 का जिक्र किया तो 91 के बाद लिबरलाइजेशन हुआ, 2008 के बाद भी कुछ हुआ, और अब देखिए जो इस महामारी के बाद हमने आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट इंडिया कम से कम आपने 91 में क्रेडिट तो दिया कि उस समय लिबरलाइजेशन का दौर था, उसके बाद हमने एक नया दौर, एक नया वक्त देखा। बहरहाल हमारे संवाददाता हिमांशु इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर के बाहर से। हिमांशु, वित्त मंत्री किसी भी वक्त निकल सकती हैं? बिल्कुल, किसी भी वक्त निकल सकती है। 8:30 वक्त का समय दिया गया था। मैं बता दूं आपको, अब से कुछ देर के अंदर जो है निर्मला सीतारमण यहाँ, बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूँ, निर्मला सीतारमण जो है कुछ देर बाद जो है वो अपने घर से यहाँ से निकलकर वित्त मंत्रालय जाएंगी, जहाँ पर
अपने अधिकारियों के साथ जो है वो चर्चा करेंगी और उसके बाद फोटो अपॉर्चुनिटी जो है वित्त मंत्रालय के बाहर होगी, वहां से सीधा राष्ट्रपति भवन जाएंगी और राष्ट्रपति से बजट पर मंजूरी लेने के बाद वो जो है संसद भवन जाएंगी, वहां पर कैबिनेट में मंजूरी होगी और उसके बाद सीधा वो बजट पेश करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला ये बजट जिस तरीके से अनुराग ठाकुर बता रहे थे वो होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह चुके हैं कि इस संकट काल के अंदर 3 छोटे छोटे बजट जो है वो आ चुके हैं और अब देखना यह है कि आज निर्मला सीतारमण के बही खाते से क्या निकलता है। क्या कृषि क्षेत्र के लिए वो सारी चीजें निकलती हैं जिससे किसान नाराज है? रिफॉर्म बिल तो सरकार ला चुकी है। क्या ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या निकलेगा, औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्या निकलेगा? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल मंद पड़ चुकी है, धीमे से भी कम हो चुकी है, अब उसको रफ्तार देने के लिए क्या लाया जाएगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जीडीपी जो है उनका टारगेट जो है सरकार को 11% लेके नजर बनाए रखिए हिमांशु, लौटेंगे हम आपके पास जब तस्वीरें लाइव आएंगी। और अनुराग ठाकुर ने निकलने से पहले क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार में माननीय वित्त मंत्री जी का ये बजट जनता की उम्मीदों के अनुसार होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ चलने वाली मोदी सरकार ने पिछली महामारी के समय भी आत्मनिर्भर पैकेज देकर भारत को एक नई दिशा दी, महामारी से बचाया भी और भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ पटरी पर भी लाए और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है इस बजट में भी हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विश्व की अग्रणी इकोनॉमीज में एक भारत लगातार आगे बढ़े, इस दिशा में हमारा लगातार प्रयास रहेगा। ठीक है, जफर इस्लाम जी, यहाँ पर अनुराग ठाकुर ये कहते हुए कि सबका साथ, सबका विश्वास, और इसी के साथ एक और नारा भी था, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। बिजौन जी, आपसे मेरा ये सवाल कि जो स्टार्टअप इंडिया की बात करी जा रही है, यानी कि स्टार्टअप्स को बूस्ट देना चाहिए, उसके लिए तो कई सारी चीज़ों की ज़रूरत है। उसके लिए टैक्स रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसके लिए जीएसटी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसके लिए एफडीआई को बढ़ावा मिले उसकी ज़रूरत है, और साथ ही इस बात की भी ज़रूरत है कि जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कम किया जाए। बिल्कुल, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाना बहुत ज़रूरी है, और ईज ऑफ बिजनेस तब आएगा जब आप एक ट्रांसपेरेंसी लाओगे, जब आप एक अकाउंटेबिलिटी लाओगे सिस्टम पे। और हम बार बार यही चीज़ कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी है, अब हम लोग जो आम आदमियों के लिए सोचने का एक प्रयास करने का उम्मीद बनाए हैं, उसको अब रियल टर्म्स में लाना होगा सामने। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में वो उम्मीदों का एक रोड मैप बनेगा, एक पाथवे बनाएगा, जो दिखाएंगे कि कैसे रोजगार बढ़ाया जाएगा, कैसे फार्मर्स के पॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा कीमत दिया जाएगा उनके जो उपजाऊ है उसको लेकर। तो इस ढंग के चीज़ों को हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में उस ढंग का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट ले आएंगे सामने, जो टैक्स रिफॉर्म्स, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, जो सारी चीज़ आप बता रहे हैं, लेबर रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ों को एक एक करके उसका उदारीकरण केवल नहीं, उसका एक सही ढंग का एक विकल्प लाकर सामने दिखाएंगे। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं, सब पर चर्चा करेंगे। एक बार सिलसिलेवार ढंग से पूरा कार्यक्रम आपको बता दें, 8:30 बजे, अब से कुछ ही देर में 8:35 के आसपास होने वाले हैं। निर्मला सीतारमण नॉर्थ ब्लॉक के लिए निकलेंगी। फिर आपको बता दें ठीक 9 बजे के आसपास ये जो फोटो अपॉर्चुनिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो पूरी बजट टीम के साथ निर्मला सीतारमण की होगी। देश की वित्त मंत्री भी राष्ट्रपति भवन से फिर वो रवाना होंगी। 10 बजे के आसपास फोटोशूट, जब वहां पर वित्त मंत्री, आपको याद होगा जब वो संसद के अंदर जाती है पार्लियामेंट हाउस में, तो इस बार शायद आप वो ब्रीफकेस नहीं देखेंगे, इस बार आप आईपैड पर या किसी ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर आप देखेंगे उसको, शायद लाल कपड़े में लपेट कर वो इस बार लाएंगी, जो हर बार वही खाता होता था। तो वो आप 9 बजे के आसपास देखेंगे। 10 बजे के आसपास वो पार्लियामेंट एंटर करेंगी, संसद पहुंचेंगी, और फिर 10:15 बजे के आसपास यूनियन कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें पास किया जाएगा बजट को, और फिर 11 बजे बजट बोलने की शुरुआत वो कर देंगी। इस बार दिलचस्प और अलग अंदाज ये होगा कि एक बहुत बड़ा बूस्ट डिजिटल इंडिया को देने की कोशिश होगी, जब वो छपाई नहीं हो रही है इस बार, बल्कि एक डिजिटली ऑनलाइन सब कुछ डालकर वो पढ़ेंगी। जल्दी से अब दोनों पॉलिटिकल जो हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आम बजट की कैसे, तो फिर आपसे सुझाव सुनेंगे ना सर, 3 बड़े सुझाव आपके सुनने हैं, वैसे आपको टाइम बहुत मिल गया सोचने के लिए। जल्दी से सैयद जफर इस्लाम साहब, जल्दी से। देखिए अंजना जी, हमने आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर 29,87,000 आजकल आप लोग वोकल फॉर लोकल भी बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सुन लिए। 29,87,000 करोड़ का ऑलरेडी जो है पैकेज हमने अनाउंस किया है। आत्मनिर्भर 1, 2, गरीब कल्याणकारी योजना, और
जो आरबीआई से जो है जो जितनी मॉनेटरी स्टिमुलस मिला है, और उसके साथ साथ हमने कई पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं। लेकिन फिर भी इस बजट में आपको 3-4 चीज़ें, अहम चीज़ें मुझे देखने का मिलेगा, जो बार बार हम लोग बात कर रहे थे। फिस्कल कंसोलिडेशन का रोड मैप मिलेगा, फिस्कल डेफिसिट पे जो आप बात कर रहे थे उसका ज़रूर आपको खाका मिलेगा। इसमें आपको इसमें कैपेक्स जो है, जो सरकारी निवेश जो होगी उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आपको किस तरह से मल्टीप्लायर इफेक्ट लेकर आया जाए इकोनॉमी में, ताकि जो है 1 रुपया खर्च करने का 3 रुपये से 5 रुपये उसका जीडीपी में इम्पैक्ट हो। उस तरह के जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का पूरा इम्पैक्ट लेते हुए जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़े 102 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया गया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसके साथ साथ एफपीआई स्कीम, एफपीआई जो पीएलआई स्कीम जो अनाउंस किया गया है, उसके तहत जो है मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसलिए कि आज अगर आप जीडीपी को देखिए, नंबर को देखिए, जो आज के 203 लाख करोड़ का है, उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है सर्विसेज सेक्टर का आता है। आप हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो है वो 16-17% कंट्रीब्यूट करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी उसी के आसपास। सारे डेटा सुना दीजिएगा क्या आज? लेकिन इस बार सारे डेटा एक मिनट सिर्फ इतना कह रहे हैं। अरे सर, डिसइन्वेस्टमेंट, एक सेकंड यार, डिसइन्वेस्टमेंट 2 लाख करोड़ का आपका टारगेट था, 20,000 करोड़ हुआ। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, एयर इंडिया का सबका भी लटका हुआ है, अभी तक प्रोसेस नहीं खत्म हो पाया। मैं इसके बारे में देखिए एक मिनट जवाब देता हूं। आप बोलते बहुत है, लेकिन क्या क्या अनाउंस करने में और फिर उसको कंप्लायंस करने में दिक्कत आती है, बताइए ना। फिर देश मैं जवाब देता हूँ। डिसइन्वेस्टमेंट की बात है, आपने सही कहा। 2,10,000 करोड़ का हमारा जो बजट में अनाउंस किया था, और आपने किया 20,000 करोड़। 1 मिनट, 2.1 लाख करोड़ अनाउंस किया था। सुन लीजिए, जो हमारे बजट अनाउंस करने के बाद ही कोविड महामारी का जो है दौर शुरू हो गया। लेकिन उस पूरे कोविड महामारी में हमने जो है रोड में उसका होमवर्क किया। आलोक जी की बाजार इस बीच डबल हो गया ना, बाकी सेक्टर्स में हो रहा है। आप अपनी जो सुस्ती है उसके लिए आप बिल्कुल नहीं। देखिए, जो ग्लोबल आप LIC का IPO की पूरी तैयारी हो गई, आप उसका ब्रेकअप लीजिए ना। LIC IPO का 1.25 लाख करोड़ का आना था। सवाल पूछने दीजिए ना। LIC IPO का 2,10,00,000 करोड़ में 1.25 लाख करोड़ जो है LIC IPO का आना था। LIC IPO के लिए तैयार है। सीतारमण निकल रही है। हिमांशु दिखाइए। देखिए, बिल्कुल अंजना, मैं बताऊं कि निर्मला सीतारमण जो है अपने घर से निकलकर आप जो है वो वित्त मंत्रालय के लिए जा चुकी हैं। हम आपको बता दें कि तीसरा बजट जो है वो 2019 के बाद वो पेश करने जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोरोना संकट हो और देश के किसान जो है सड़कों पर बैठे हो, उन कानूनों के खिलाफ जिसको मोदी सरकार ये कहकर लाई थी कि ये कानून जो है कृषि रिफॉर्म है। और अब देखना यह होगा कि आज आम जनता के उम्मीदों पर यह बजट कैसे खरा उतरेगा, क्योंकि 3 बजट मिनी बजट जो है वो कोरोना संकट में सरकार लेके आई थी। 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है खुद प्रधानमंत्री ने घोषित किया था। अब देखना यह है कि हेल्थ सेक्टर के लिए क्या मिलेगा, औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्या मिलेगा, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है उसकी गति जो है बिल्कुल मंद पड़ गई है। उसको रफ्तार देने के लिए आज निर्मला सीतारमण के हिसाब किताब के पिटारे से क्या निकलेगा, क्योंकि इतना तो तय है कि सरकार जरूर चाहेगी कि ये एक ऐसा बजट हो जो सोशो इकोनॉमी हो, जिसमें सोशल सेक्टर के लिए भी बहुत सी चीजें हो और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भी कई रिफॉर्म्स करने के लिए बजट के से जो है कई मंत्रालयों का जो बजट है उसको बढ़ाया जाए। हिमांशु आलोक जी दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहली चीज तो वित्त मंत्री का ये तीसरा बजट होगा निर्मला सीतारमण का। भरोसा है वित्त मंत्री के तौर पर उन पर और प्रधानमंत्री पर। और 3 सुझाव दे रहे थे आप। अभी तक अंजना जी जो देखने को मिला है पिछले 7 साल में वो ये रहा है कि मैक्सिमम स्लोगन और मिनिमम वर्क, भाषण फुल और बाकी सब कुछ गुल। 3 जो सुझाव है, सबसे पहला सरकारी निवेश बढ़े, जिससे निवेश बढ़ने से कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था का जो चक्का जाम हो गया है सरकार ने कर दिया है वो चालू होगा। दूसरा सुझाव, महंगाई चरम पर है। जो 19 लाख करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी से पेट्रोल और डीजल पर सरकार ने कमाया है उसको वापस छोड़िए, जनता की जेब में डालिए, ताकि जनता का परचेजिंग पावर बढ़े और अर्थव्यवस्था का चक्का चालू हो। मिडिल क्लास जिसके बलबूते पर ये सरकार आई थी, मिडिल क्लास का इनकम टैक्स का जो स्लैब है 7 साल से 2.5 लाख पर अटका हुआ है। मुझे वो अरुण जेटली जी का विपक्ष का भाषण याद है कि 5 लाख होना चाहिए। ये उन्होंने 9 साल पहले केंद्र सरकार जब हमारी थी तब हमें कहा था कि ये 5 लाख होना चाहिए। आज इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ना चाहिए, महंगाई कम करने के लिए टैक्सेस कम होने चाहिए,
बेरोजगारी घटने के लिए इन्वेस्टमेंट जो है उसका पहिया बढ़ना चाहिए। तीन ठीक है, जवाब दीजिए इसका सैयद जफर इस्लाम साहब। खास मैं तौर पर उनसे- जो इनकम टैक्स स्लैब में उन्होंने राहत की बात की है, कुछ देंगे कि नहीं? कुछ पिटारे में है, मिडिल क्लास सुन रहा है आपको ध्यान से। देखिए, बिल्कुल मिडिल क्लास के लिए अगर एमएसएमई को हमने 3 लाख करोड़ दिया था, वहां भी मिडिल क्लास के लिए था। 20 लाख करोड़ नहीं, का जो पैकेज था वो तो एक इतना मिनट बड़ा सुनिए, जुमला अरे, था। अभी आप लोन को भी अगर एक- पैकेज कहते हैं एक कि मिनट। बैंक से लोन जो अरे भाई, सुन तो लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए ना। पैकेज है, मैं- दुर्भाग्य है भाई सरकार अरे का। भाई, सुन आप लीजिए। लोगों को अर्थव्यवस्था की कोई समझ है कि नहीं है? इस आप सरकार को आपको जितनी समझ उससे अर्थव्यवस्था को ज्यादा समझ गड्ढे है, में पहुंचा वरना दिया आप हमने लोगों ने, और उसके 18 लाख बावजूद आप करोड़ से प्रवचन दे 54 रहे लाख हैं। करोड़ नहीं नहीं, कर आप देते, केवल फ्री ये का लोन बताइए, नहीं बांटते, क्या लोन जिसमें कभी इकोनॉमी पैकेज में- होता है क्या? सुन लीजिए लोन एक मिनट। पैकेज होता है? एक मैं मिनट अगर से- बैंक से लोन लूंगा वो सरकार का पैकेज है क्या? अच्छा, तो देश के आपको घर में जो प्रधानमंत्री को पैसा भी थोड़ी सी नहीं, आप लज्जा फ्री नहीं का आती लोन है? दे ना दे, लेकिन बैंकों की जो हालत है उस पर तो चिंता करेंगे एक ना, मिनट देखिए, क्योंकि एक इकोनॉमिक मिनट सर्वे में भी में- रिफ्लेक्ट बैंक हुआ है। के सवालों का देखिए बैंकों की हालत ये हो गई देखिए, है, लेंडिंग ये बैंक सारे ज्यादा मार्जिन करे। पर आप बैंक कई खड़े आप हुए हैं। कहते हैं एमएसएमई सब जो मझौले और छोटे उद्योग हैं उसमें आप कह रहे हैं कि आप जान फूकने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक्स में लेंडिंग को लेकर हाथ खींच लिए हैं। बिल्कुल, मैं सरकार चाहती है लेंडिंग हो, बैंक एडमिनिस्ट्रेशन दुरुस्त करने के लिए क्या करेंगे आप? ये सब तो एनपीए है ना लगातार समझ। बढ़ रहा है, सुनिए, बैंकों सुनिए। को मर्जर करना पड़ रहा अरे है। सुनिए एक मिनट, जवाब भी आप ही दीजिएगा, सवाल मैं भी सिर्फ जवाब देखिए 3-4 बातें कहूंगा और अगर इंटरप्ट ना करें तो मैं हकीकत बताऊंगा। पहली बात कि हमने बहुत सारा लोगों का डिमांड है मार्केट में भी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है, जो बैंक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, स्टैट्यूटरीली जो उनको करना उससे ज़्यादा करते हैं, इसलिए कि वो जाहिर इनकम बनती है उसमें, तो उसको फ्री कर दिया जाए। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड को कहीं ना कहीं ग्लोबल इंडेक्स सर, ये में बड़ी बड़ी inclusion- बातें मत समझाइए एक ना, मिनट मैं सुनिए। सिंपल भाषा में पूछ रही हूँ, अच्छा, प्लीज सिंपल। नहीं। देखिए, हमारे दर्शकों को भी समझना है, लोन लेना मुश्किल हो गया, आप समझ रहे हैं मैं क्या मिलेगा कह रही हूँ? लोन आसानी लोन से लेना मिलेगा। मझौले इंडस्ट्रीज के अरे लिए, सुनिए, एमएसएमई के लिए मुश्किल हो आसानी से गया। आसान आपके सरल भाषा में बताता हूँ। आलोक जी आसानी बता रहे हैं। से अंजना जी आसानी लेगा से ये लोन बताइए? आलोक जी मिलेगा। भी एक सवाल पूछ रहे हैं, कौन लेगा? लोन लेगा कौन? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। 3 C's का डर। मैं लोन कब लूंगा? जब मुझे भरोसा होगा कि मैं आगे कुछ इस लोन से कारोबार करूंगा, कमाऊंगा, इसको चुका दूंगा, या मेरी नौकरी बनी रहेगी, देखिए, या मैं जो घर खरीद रहा हूँ उस घर में अच्छा, रह तो पाऊंगा। बिल्कुल सही सवाल देखिए, किया। हम आपको बता रहे ठीक है, हैं। मेरे दोनों अंदर का ये सवाल हौसले सुन नहीं लीजिए फिर रहेगा। बोलिएगा बिजॉन जी। हाँ, हम ये कहना लोन को चाह लेकर रहे दोनों का जवाब दीजिएगा। आम आदमी लोन तब लेना चाहते हैं जब उनको जरूरत पड़ता है। जब आप समझेंगे बिल्कुल सही। हमको जब बैंक जाकर हमको लोन नहीं मिल रहा है तो हम एक प्राइवेट सेक्टर से ले रहे हैं जो हमको चीट करके भाग जा रहे हैं। बिजॉन उसका जी, कोई आपको तो तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त, हम देख पा रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाल साड़ी और साथ ही पहुंच गई हैं इस वक्त वित्त मंत्रालय, जहां से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइव और मास्क के साथ, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है। ऐसे में सभी तस्वीरें इस वक्त जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं वो मास्क के साथ दिखाई देते हैं। वित्त मंत्री भी इस वक्त मास्क के साथ, और सफेद रंग की इस गाड़ी में अब से कुछ ही देर पहले क्रीम और व्हाइट लाल रंग की ये साड़ी, इसमें वित्त मंत्री उतरी और वित्त मंत्रालय की ओर प्रस्थान किया। वही खाते से क्या देश को मिलेगी रफ्तार, ये सबका सवाल बना हुआ है। क्या अर्थव्यवस्था में जान फूंक पाएंगी? लेकिन हर साल से थोड़ी अलग ये तस्वीरें अंजना, क्योंकि जैसा आप भी कह रही थी, डिजिटल हो गया है इस बार का बजट, पेपरलेस जिसे कहा जा सकता है। कोई भी तरीके का हाथ में फाइल नहीं, ब्रीफकेस नहीं, शायद आईपैड और लैपटॉप का ये वो दौर जिसमें अब बजट समा चुका है। बिल्कुल, तो तस्वीरें देखिए, पिछले दिनों अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में 3 मंत्रालय ऐसे थे और 3 मंत्री जिन पर जबरदस्त फोकस रहा। कोविड के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री, उसके बाद ये कृषि का जो क्राइसिस पूरा हुआ कृषि कानूनों का, तो नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री, और अब आज के दिन इन परिस्थितियों में निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री। कमलजीत संधू वहां से आप मौजूद है, पहुंच चुकी है वित्त मंत्री। कमलजीत सफेद साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी और कुछ ही देर में आप 9 बजे के करीब उन्हें देखेंगे। जब वो बाहर आएंगी तो बही खाता उनके साथ होगा और साथ ही अनुराग ठाकुर होंगे और सीधा यहाँ से वो जाएंगी राष्ट्रपति भवन, जिसके बाद 10 बजे के करीब वो पार्लियामेंट जाएंगी और 10:15 बजे कैबिनेट होगा। लेकिन आज सारी उम्मीदें वित्त मंत्री पर हैं कि किस तरह का बजट होगा। पिछला 1 साल काफी कठिन रहा है, बाउंस बैक क्या कर पाएगी इकोनॉमी, क्योंकि उसका जो जोर है वो रहेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्पेंडिंग पे, अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से बढ़ी है, उस सब को एड्रेस करेंगी। जिस तरह किसान अब सड़कों पे बैठे हैं, किसानों के लिए क्या होगा, ये सब चीजों पर नजर रहेगी।
पूरी जनता की कि किस तरह से इकोनॉमी को रिवाइव कर पाए। आपको बताएं जो जीडीपी के फिगर्स हैं जनवरी के ही 1.20 लाख करोड़ की बात हो रही है। लौटेंगे आपके पास कमलजीत संधू हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए वित्त मंत्रालय के बाहर से लगातार मौजूद हैं। तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन बजट बाजार हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। इस मॉल के भीतर से एक खास सेटअप मैं और अंजना आपके लिए लगातार अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। बजट की क्या हाईलाइट्स हैं, क्या फोकस है और आम आदमी के लिहाज से सरल और स्पष्ट सब नेहा, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से इसी मॉल में हमारे साथ जुड़ेंगे। कुछ ही देर में आम लोग भी आने लगेंगे, चाहे वो आपकी थाली हो। थालीनॉमिक्स की बड़ी चर्चा पिछली बार हुई थी, तो होटल में आपकी थाली पर क्या असर होगा, आप जब दुकान में मॉल में सामान लेने जाएंगे वहां पर क्या होगा, कपड़ों पर, खाने पीने की चीजों पर, सब पर नॉन स्टॉप बहुत बड़ी विशाल कवरेज आप देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे, देखते रहिए आज तक। सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं इस बार, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। जो सेक्टर है खासतौर पर नौकरियों को लेकर जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं वो बेहतरी की ओर बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।